वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लासेस बाय मुकेश पगड़िया। अभी आप नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 6 विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट। इस दिन हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा, और इसके बाद में अपना जो नया टॉपिक है या नया चैप्टर है वो है विद्युत परिपथ, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? किरचॉफ का नियम पढ़ने वाले हैं। किरचॉफ के नियम के बाद में वायरस्टोन सेतु के बारे में पढ़ने वाले हैं, मीटर सेतु के बारे में पढ़ने वाले हैं, और अंत में हम पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर यानी कि विभवमापी के बारे में। इतने सारे टॉपिक हमें कलेक्ट करने हैं इस चैप्टर में। दूसरी बात यह है कि ये जो चैप्टर है आपका प्रैक्टिकली रूप से भी इंपॉर्टेंस रखता है, यानी कि प्रैक्टिकल की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे जो शुरू के जो मेजर एक्सपेरिमेंट होते हैं उनमें 3-4 मेजर एक्सपेरिमेंट इस चैप्टर से आते हैं, ठीक है। इसलिए आप इस चैप्टर को आप सीरियसली पढ़ें। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किरचॉफ के नियम। जो अपनी पहली हेडिंग है इस चैप्टर की वो रहेगी विद्युत परिपथ चैप्टर, विद्युत परिपथ चैप्टर नंबर 6। इसकी जो पहली हेडिंग है वो है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ के नियम क्यों दिए? क्योंकि जो सरल परिपथ होते हैं, जो सरल विद्युत परिपथ होते हैं, सरल जो विद्युत परिपथ होते हैं, इन परिपथों का अध्ययन हम ओम के नियम की सहायता से कर सकते हैं, ओम के नियम की सहायता से कर सकते हैं। बट कुछ जो जटिल विद्युत परिपथ होते हैं जिनमें बहुत सारे प्रतिरोध लगे हुए हैं, प्रतिरोधक लगे हुए हैं, बहुत सारे डिवाइस लगे हुए हैं, बहुत सारे सेल उनमें जुड़े हुए हैं, ठीक है, और हमें पता नहीं चलता है कि कौन से क्रम में है, बहुत सारे जटिल विद्युत परिपथ होते हैं। उनको यदि हम सरलता से अध्ययन करें, उनको सरलता से यदि हम समझें, तो हमें किरचॉफ के नियम पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो किरचॉफ ने 2 नियम दिए। जटिल विद्युत परिपथों को सरल तरीके से समझने के लिए किरचॉफ ने क्या किया? 2 नियम दिए। तो देखते हैं इनके कौन कौन से नियम हैं। तो सबसे पहले हम नियमों को पढ़ने से पहले कुछ और चीजें पढ़ना चाहेंगे, कि जैसे बार बार नाम आएगा कि संधि क्या है, ठीक है, शाखा क्या है, लूप या पास क्या है, पहले हमें इनके बारे में देखना पड़ेगा, ठीक है। संधि क्या है? जैसे हमारे पास में कोई विद्युत परिपथ है, ये ठीक है। अब इस विद्युत परिपथ में ये वाला पॉइंट देखें, बिंदु ए देखें। बिंदु ए पर ये तार, ये वायर और ये वायर, यानी कि 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक है, 3 से अधिक है शाखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं, यानी कि 3 या 3 से अधिक तार जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु का ही क्या नाम है? संधि, ठीक है। तो संधि का मतलब समझ गए होंगे, जहां पर 3 या 3 से अधिक शाखाएं मिलती हैं, वायर मिलते हैं, जहां पर आपने वायरों को कनेक्ट एक जगह कर रखा है, तो उस बिंदु का हम क्या नाम देंगे? संधि नाम देंगे, ठीक है। कुछ बच्चों के दिमाग में आता है कि सर 2 या 2 से अधिक करते हैं, तो ठीक है, 2 या 2 से अधिक मेरे पास में एक वायर ये है और यहां पर मैंने एक दूसरा वायर जोड़ दिया, ठीक है, तो 2 वायर हो गए। तो 2 वायरों के होने के पश्चात ये एक सीधी लेंथ ही बन गई, एक शाखा ही बन गई, बीच में कुछ इंटरसेक्शन हुआ ही नहीं, बीच में कुछ चेंज होने का रास्ता हुआ ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या नहीं बोल सकते? संधि नहीं बोल सकते, इसलिए हमें 3 या 3 से अधिक देखना पड़ेगा। उसके बाद में है शाखा। शाखा हम किसको बोलेंगे? यानी कि विद्युत परिपथ का वह भाग जिसमें धारा नियत रहे। अब यहां से लेकर यहां तक, यदि हम देखें तो विद्युत धारा है आई, वो क्या है? नियत है। क्यों है नियत? क्योंकि बीच में कोई दूसरा वायर इधर उधर नहीं लगा हुआ, यहां से लेकर यहां तक एक ही वायर है। तो यहां से लेकर यानी कि ए से लेकर बी तक या बी से लेकर ए तक जो वायर है, उस वायर को ही हम क्या बोलेंगे? विद्युत परिपथ में शाखा बोलेंगे, इसको हम ब्रांच बोलेंगे, ठीक है। लूप या पास क्या है? ठीक है, लूप या पास के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो विद्युत अवयव है, जो विद्युत परिपथ है, इस विद्युत परिपथ में बहुत सारे चालक जुड़े हुए हों, ठीक है, प्रतिरोध जुड़े हुए हों, या फिर अन्य कोई अवयव, बहुत सारे अवयव जुड़े हुए हों, और इन सबको जोड़कर एक बंद परिपथ बनता है। इन सबको जोड़कर यदि हमें कोई एक बंद परिपथ बनाए, उस बंद परिपथ का ही नाम क्या है? लूप या पास है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे संधि यानी जहां पर 3 या 3 से अधिक शाखाएं मिलती हैं,
ठीक है। शाखा यानी विद्युत परिपथ का वह भाग जहां पर विद्युत धारा का मान नियत रहे शाखा कहलाती है। लूप या पास यानी कि चालक, प्रतिरोध, प्रतिरोधक या बहुत सारे अवयवों से मिलकर बना हुआ एक बंद विद्युत परिपथ, एक बंद विद्युत परिपथ का ही क्या नाम है? लूप या पास। ठीक है, तो ये नाम आने वाले बीच बीच में कि संधि, इस संधि पर, इस लूप में, इस पास में, इस शाखा में धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको इनको टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए कि होते ही क्या है, संधि होती क्या है। ठीक है, तो अब इनको मैं इरेज कर रहा हूं। इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के दो नियम है। किरचॉफ के कितने नियम है? दो नियम है। पहला नियम किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम, इसे हम संधि का नियम भी बोलते हैं। किरचॉफ के प्रथम नियम को हम क्या बोल सकते हैं? संधि का नियम भी बोलते हैं। तो देखें इसमें क्या है, इस नियम के अनुसार, पहले इसकी मैं डेफिनेशन की लिख लेता हूं सीधे सीधे। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। अर्थात समेशन आई इज इक्वल टू 0, यानी कि किसी संधि में मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? शून्य होता है। अर्थात हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, नहीं सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग है वो कितना लिख सकते हैं? शून्य लिख सकते हैं। ठीक है, या अतः हम क्या कह सकते हैं कि किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। इस स्टेटमेंट का दूसरा जो रूप है वो इस प्रकार से, किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, यानी किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। इस नियम को हम संधि का नियम भी कहते हैं। इस नियम को क्या कहते हैं? संधि का नियम भी कहते हैं। संधि का नियम, अरे क्या हो गया? संधि का नियम, संधि का नियम भी कहते हैं। ठीक है, और इसकी क्या क्या खास बातें हैं वो आप देखें। यह आवेश संरक्षण पर आधारित है। यह है आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है, यानी कि किसी संधि पर जितना आवेश आने वाले आवेश की दर है उस संधि से जाने वाले आवेश की दर के बराबर होता है। यानी किसी भी संधि पर जो संचित आवेश है उसका मान क्या है? शून्य है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं एक चीज और कि हमारे पास में इस प्रकार से कोई वायर है, दूसरा वायर यह है, इस प्रकार से ये इतने सारे वायर
जुड़े हुए हैं और इस एक पॉइंट पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक, सॉरी 3 या 3 से अधिक वायर जिस पॉइंट पे जुड़े होते हैं वह वायर क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। तो यहाँ पर हमारे पास में संधि O है। ठीक है, हमने ये मान लिया है कि इस शाखा से आने वाली धारा I1 है, इस शाखा से आने वाली धारा I2 है, इधर जाने वाली धारा I3 है, इधर आने वाली धारा I4 है और इधर से बाहर जाने वाली धारा I5 है। ठीक है, तो किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार, किरचॉफ या किरकोफ भी बोलते हैं इसको, किरकोफ के प्रथम नियम के अनुसार, किरकोफ के प्रथम नियम के अनुसार तो संधि पर जो धाराओं का बीजगणितीय योग है वो क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो कौन कौन सी धाराएं आ रही हैं, I1 प्लस I2 और कौन सी आ रही है, I4। देखिए इधर आ रही है तो प्लस I4 की जा कौन कौन सी रही है, माइनस I3 और माइनस I5। इन सब का योग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात यह है, आपको यहां से ये सीखनी है कि किसी भी संधि पर आने वाली जो धाराएं हैं उनको हम प्लस में मानते हैं और संधि पर जो जाने वाली धाराएं हैं उनको हम क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं। संधि पर मिलने वाली यानी संधि पर आने वाली धाराएं पॉजिटिव मानेंगे और संधि से दूर जाने वाली धाराएं हैं उनको हम क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे। या फिर इस प्रकार से देखें हम संधि पर इस डेफिनेशन के अनुसार ये संधि पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, या करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि संधि पर आने वाली धाराएं कौन कौन सी हैं, I1 प्लस I2 और ये I4 आ रही है तो प्लस I4। जाने वाली धाराएं कौन कौन सी हैं, I3 और प्लस I5। ठीक है, तो ये आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग की क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से भी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो किरचॉफ के प्रथम नियम में बस इतना ही है कि पहले आपको किरचॉफ का प्रथम नियम, इसकी डेफिनेशन लिखनी है, ये लिखना है, आप ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं या ये लिखें या ये लिखें, दोनों लिख दें या दोनों में से कोई एक लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये कौन से किस सिद्धांत पर आधारित है, ये आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है, आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, और नीचे इसका डायग्राम इस प्रकार से। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि किरचॉफ का प्रथम नियम लिखें तो आपको क्या क्या लिखना है, ये डेफिनेशन लिखनी है, ये लिखनी है, छोटा सा डायग्राम बनाना है और ये लिखना है। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि किरचॉफ के संधि का नियम लिखें तो संधि का नियम यानी कि प्रथम नियम ही लिखना है आपको, ये इस प्रकार से लिखना है। यानी कि कुछ प्रकार कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि वह नियम लिखे जो किरचॉफ का, वह नियम लिखे जो आवेश संरक्षण पर आधारित है, न आपको प्रथम नाम दिया न ही आपको संधि नाम दिया। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी आपको किरचॉफ का प्रथम नियम ही लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन यहाँ से किस प्रकार से बनते हैं वो मैंने भी बताया कि किरचॉफ का वह नियम लिखे जो आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, तो आपको किरचॉफ का प्रथम नियम लिखना है। किरचॉफ का संधि नियम लिखें तो आपको किरचॉफ का प्रथम नियम लिखना है, या सीधा ऐसे आ जाए किरचॉफ का प्रथम नियम लिखें तो आपको तो यही लिखना है। ठीक है, कई बार 1 नंबर का बोर्ड में इस प्रकार से न्यूमेरिकल आ जाता है इस पर कि इसमें धारा इतने एम्पियर है, इतनी एम्पियर है, इतनी एम्पियर है, अब इधर कितने एम्पियर जा रही है उसका आपको मान बताना है। जैसे आपके लिए मैं क्वेश्चन डाल रहा हूं कि इधर आने वाली धारा है वो 3 एम्पियर है, इधर ये 2 एम्पियर है और इधर ये, इसको मैं मान लूं कि ये 1 एम्पियर है और ये 2 एम्पियर है। तो आपको I5 का मान याद करके बताना है। ठीक है, तो I5 का मान कितना होगा वो आपको मुझे बताना है, कमेंट बॉक्स में लिख देना है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप इसको सेंड कर देना। ठीक है, इस वीडियो में बस हम इतना ही लिखने वाले हैं किरचॉफ का प्रथम नियम, और इससे एक छोटा सा एक वीडियो और बनाएंगे किरचॉफ के सेकंड नियम के आधार पर। ठीक है, उसको भी आप जरूर देखें। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू और यूं ही बने रहे हमारे साथ।